सोलंकीपुर गांव में महेश अपनी पत्नी शीतल और अपनी इकलौती बेटी आलिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। महेश के पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी ने उन्हें अपनी जायदाद से अलग कर दिया था, पर फिर भी महेश ने अपने भाई भाभी को कुछ न बोलते हुए उस छोटी सी झोपड़ी में रहने आ गया था। उनकी बेटी आलिया अब बड़ी हो चुकी थी। आलिया के लिए उसकी पिता महेश ने अपनी बेटी के योग्य वर ढूंढ लिया था। शीतल, एक खुशखबरी है। हमारी बेटी आलिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो जाए। बस मैं तो फिर गंगा नहा लूं। पापा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ही इंजीनियर बनने का शौक था और मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पर बिटिया आलिया, लड़की वाले ने खुद अपने से इस शादी के लिए बोला है। लड़की वाले तुम्हें पसंद करते हैं और फिर न जाने दूसरे रिश्ता इससे अच्छा हो या ना हो, क्या पता। और बात रही तुम्हारी इंजीनियर बनने की, हमारे पास इतने पैसे ही कहाँ कि तुम्हें इंजीनियर की पढ़ाई करवा सके। हाँ बेटी, गरीबों की जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और साथ ही साथ कभी कभार हमें अपनी इच्छाओं और अपनी सपनों को भी बांधकर नदी में फेंक देना पड़ता है। आलिया अपने माता पिता की बात सुनकर दुखी हो गई और दबे मन से शादी के लिए हाँ करके अपने कमरे में भागती हुई चली गई। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन जब महेश बाजार से अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु बेहोश पड़े मिला। उसने साधु को देखते ही सामने के तालाब से थोड़ी पानी लाकर उनके मुंह पर छिड़कने लगा और जैसे ही उनको होश आया उसने थोड़ा सा पानी उन्हें पिलाकर अपनी थैली में से कुछ फल निकालकर उन्हें खिलाने लगा। साधु महेश के इस बर्ताव को देख बहुत प्रसन्न हुए। महेश, तुम्हारी मेरी प्रति अटूट निष्ठा भाव को देखकर मैं बहुत मुग्ध हुआ हूँ। तुम्हारे जैसे अच्छा इंसान मैंने अपने जीवन काल में बहुत कम देखे हैं। सदा खुश रहो बेटा। आप सही सलामत हैं, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद के स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, जादुई ब्लू बैंगन। इसे कोई साधारण ब्लू बैंगन समझने की गलती मत करना। यही है जो तुम्हारी आगे की किस्मत बदल सकती है। महेश साधु को प्रणाम करके उस जादुई ब्लू बैंगन को लेकर पहुंचता है। शीतल ब्लू बैंगन को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, ब्लू बैंगन, ये ब्लू बैंगन कहाँ से लाई हो आप? महेश शीतल को साधु के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे शीतल भी खुश होकर साधु को मन ही मन धन्यवाद कहती है। जैसे ही शीतल ने जादुई ब्लू बैंगन उठाया और उसे बीच से 2 हिस्सा कर दिया, उस जादुई ब्लू बैंगन के अंदर से सोने के सिक्के झनझनाकर जमीन पर बिखर गए। सोने के सिक्कों को देख शीतल और महेश दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या, इतनी सारी सोने के सिक्के? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सोने के सिक्के इस ब्लू बैंगन के अंदर कैसे आ गया। ये जरूर साधु की ही महिमा है। जय हो साधु बाबा की, जय हो साधु बाबा की। जय हो साधु बाबा की। फिर महेश और शीतल दोनों आलिया के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं और महेश आलिया को आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति दे देता है। आलिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे ही दिन महेश लड़के वालों के घर में जाकर शादी के लिए मना कर देते हैं और शादी के लिए मना करते ही गांव में कानफूसी शुरू हो गई। गांव के लोगों को अपने काम से ज्यादा आलिया की शादी क्यों टूट गई, इस बात को जानने में रुचि थी। और इधर दूसरी ही दिन महेश, शीतल और आलिया तीनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर में जाकर महेश अपनी बेटी आलिया को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाता है और फिर वही के पास में एक गर्ल्स हॉस्टल में जाता है। आलिया, ये गर्ल्स हॉस्टल है। तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ पर रहकर तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और हाँ, किसी भी चीज की अगर जरूरत हो तो हमें बोलना ना भूलना। जरूर पापा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। बेटी आलिया, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया सब कुछ साधु बाबा की कृपा है। उन्होंने अपने चमत्कार से हमारे दुखों के दिन को सुख में बदल दिए।
फिर दोनों माँ बेटी अपने गले मिलते हैं और फिर आलिया को गर्ल्स हॉस्टल में उसका सामान देकर महेश और शीतल रामपुर गांव लौट आते हैं। वो दोनों घर लौटे तो उन्होंने देखा उनकी जेठानी और बड़े भाई उनके घर के बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। अरे शीतल, तुम लोग कहाँ गए थे? और मैंने सुना कि आलिया की शादी भी टूट गई। लड़की वालों ने शादी से मना क्यों कर दिया? नहीं दीदी, लड़की वालों ने नहीं मना किया, हमने मना किया। हम चाहते थे कि आलिया अपने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद ही उसकी शादी करवाए। इसलिए आलिया के पापा सुबह सुबह लड़की वालों के घर में जाकर मना कर दिया। पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में तो बहुत खर्चा होगा, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से भरोगे? भगवान की कृपा से जब अब तक सब कुछ ठीक रहा, मुझे यकीन है कि आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। महेश की ये बात सुन उसके बड़े भाई और भाभी को कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक महेश की चाल ढाल बदलते देख उनके मन में शक का बीज उग गया था। फिर एक दिन शीतल की जेठानी ने उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक दिन रात को उसकी जेठानी ने खिड़की से छुपकर शीतल के जादुई ब्लू बैंगन काटकर सोना निकालते हुए देख लिया। ये देखते ही चंपा हैरान हो गई और अगले दिन शीतल के बगीचे से एक जादुई ब्लू बैंगन चोरी करके उनके घर ले जाती है। जैसे ही चंपा ने जादुई ब्लू बैंगन काटा, आधा जादुई ब्लू बैंगन उसकी मुंह पर चिपक गया। वो उस जादुई ब्लू बैंगन को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रही, पर वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जेठानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शीतल अपनी जेठानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर उसके घर जाती है। शीतल उसकी जेठानी के मुंह पर जादुई ब्लू बैंगन चिपका हुआ देख हैरान हो जाती है और फट से भागकर जादुई ब्लू बैंगन को जैसे ही हाथ लगाती है, वो जादुई ब्लू बैंगन धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसकी जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो रोती हुई कहती है, शीतल, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का सजा मिल गई। मैंने चोरी छुपे तुम्हें एक जादुई ब्लू बैंगन से सोना निकालते हुए देख लिया था और मेरे मन में लालच आ गया। मुझे माफ कर दो शीतल बहन। कोई नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको जादुई ब्लू बैंगन चाहिए था तो आप मुझसे कह देते, मैं आपके घर जादुई ब्लू बैंगन लेकर आ जाती। शीतल की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के गले मिल लेते हैं। कुछ सालों बाद आलिया इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपने घर वापस आ गई। अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही और कुछ महीनों बाद आलिया ने अपनी मम्मी पापा की सहमति लेकर अपनी पसंद के एक इंजीनियरिंग लड़के से शादी कर ली। मंगला अपने पति नंदू के मरने के बाद बिल्कुल असह्य हो गई थी। उसे दुख में कई दिन से बीमार पड़ी थी। माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मंगला किसी तरह करहाती हुई उठी। 1 महीने पहले ही उसके पति नंदू की बिल्डिंग बनाते समय छत ढह जाने से मौत हो गई थी। उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। अभी देती हूँ। मंगला रसोई में गई तो आटे का डिब्बा खाली पड़ा था। 1 मुट्ठी चावल था, वही बनाकर उसने बच्चों को खिला दिया और खुद आज फिर पानी पी लिया। जब तक मुन्ना का बापू था, मुझे काम पर जाने से रोक देता था। कहता था, देख मंगला, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कमाता हूँ ना। मैं डरता हूँ तू इतनी सुंदर है कि कहीं कोई तुझे मुझसे छीन ना ले। पूरी बस्ती की औरतें मेरे भाग्य से ईर्ष्या करती थी। किसी की नजर ही लग गई मेरे परिवार को, तभी तो इतना प्यार करने वाला पति अचानक छोड़कर चला गया। अब तो मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा, वरना हम सब भूखे ही मर जाएंगे। यही सोचकर वो बच्चों को लेकर निकल गई। उसने सब जगह काम के लिए बात की, पर कोई काम नहीं मिला। एक जगह एक कोठी के बाहर खाना पीना चल रहा था। हम यही बैठते हैं, शायद हम पर किसी को दया आ जाए और वो हमें खाने को दे दे। बच्चे टकटकी लगाए हर आने जाने वाले को देखते रहे, पर किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। जब सभी लोग खाना खा चुके तो सारा झूठन बाहर डालने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आया। भाई, इतना खाना फेंक क्यों रहे हो? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप ये खाना हमें दे दे।
लेकिन ये खाना तो जूठा है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम चाहो तो अंदर चलकर बर्तन साफ करवाने में हमारी मदद करवा दो। हम तुम्हें पेट भरकर खाना खिला देंगे। मुझे मंजूर है। मंगला बच्चों को लेकर घर के अहाते में पहुंच गई। बर्तनों का ढेर देखकर उसने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। बच्चे इंतजार करते करते वही जमीन पर ही सो गए। तभी एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया। उसने मंगला को बर्तन धोते देखकर, तुम कौन हो और ये बच्चे यहाँ जमीन पर क्यों सो रहे हैं? जी, बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सो गए। तुम्हारा घर वाला कहाँ है? मंगला ने आंखें पोंछते हुए उसे सारी बातें बताई। उठो और हाथ धोकर मेरे साथ आओ। सारे बर्तन धुल गए हैं, थोड़े से ही बचे हैं। अगर ये पूरे नहीं धुलेंगे तो आज मेरे बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। वो व्यक्ति घर में गया और 3 थालियों में खाना भरकर ले आया। मैं इस कोठी का मालिक भुवन शर्मा हूँ। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में मैंने इतनी बड़ी दावत रखी थी। गरीब बच्चे भूखे ही सो रहे हैं। धिक्कार है मुझको। तुम आओ और बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी खाओ। जी मालिक, अभी आई। मंगला हाथ धोकर बच्चों को खाना खिलाने के लिए जगाने लगी। बच्चों ने जैसे ही सामने खाने की थाली देखी, उनकी नींद खुल गई। माँ, इतना खाना कहाँ से मिला? ये खाना इन्होंने दिया है तुम लोगों के लिए। चलो जल्दी से खा लो, हमें घर भी तो जाना है। तुम बच्चों को खाना खिलाकर यहीं सो जाओ। मेरी कोठी बहुत बड़ी है। मंगला कातर और भयभीत निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसे मत देखो मेरी तरफ बहन। इतना खाना रोज हम बर्बाद करते हैं और गरीब आदमी भूखा ही सो जाता है। मैं कल से ही कुछ ऐसा करूंगा कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। मंगला ने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खा लिया। आओ मेरे साथ आओ। तीनों उसके साथ कोठी में चले गए, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए। आज रात वहीं आराम करो, सुबह बात करते हैं। मंगला बहुत खुश थी। आज न जाने कितने दिनों के बाद उसने भरपेट खाना खाया था। सुबह सुबह ही, तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। जब तीनों कपड़े बदल कर आए तो, आओ तुम लोगों को मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। भुवन उनको लेकर एक कमरे में गया, जहाँ एक औरत बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। ये मेरी पत्नी करुणा है। ये 2 साल से बिस्तर में ही है। तुम इसकी देखभाल कर सकती हो। क्या हुआ है इनको? 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में इनके पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऑपरेशन के बाद भी पैरों में जान नहीं आई, जिसके कारण ये चल नहीं सकती। जी, मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। भुवन उन्हें लेकर कोठी के पीछे बने एक घर में ले गया और बोला, मंगला, आज से तुम तीनों यहीं रहोगे और मैं राशन पानी का सारा इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारा दूसरा काम है खाना बनाकर उसके 50 पैकेट बना देना। मैं आकर ले जाऊंगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं 2-3 औरतों को भेज दूंगा। इतना कहकर भुवन अपनी कोठी में आ गया। उसकी पत्नी, कहाँ चले गए थे इतने सवेरे सवेरे? भुवन ने करुणा को मंगला और उसके बच्चों के बारे में सब कुछ बताया। भुवन, तुम उस औरत को कितना जानते हो? जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब तुम मुझे कितना जानती थी। तुमने भी तो मुझ जैसे गरीब इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया था। तुम्हारी बात और थी। गरीब सिर्फ गरीब होता है। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना होता है। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो सब करता है। मैंने भी अपने परिवार को गरीबी से लड़कर मरते देखा है। तुम ठीक कह रहे हो। राशन पानी वहाँ भिजवा दो, पर तुम कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे भूखों को रोटियां खिलाने के लिए? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मंगला से कहूंगा कि वो अपनी बस्ती में जाकर 1-1 रुपया में पैकेट बेच दे। वो पैकेट खरीदने वाले हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं आएंगे, गरीब और भूखे ही आएंगे। पैसे देकर खाना लेने में कम से कम उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं लगेगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भुवन ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और करुणा से बात करने के बाद मंगला के पास चला गया। उसने मंगला को सारी बात बताई। कल से मैं पहले मालकिन के सारे काम निपटाकर उसके बाद खाने का इंतजाम देख लिया करूंगी। पर मेरे बच्चे? कल से तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे।
तुम्हारे पास समय ही समय रहेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मंगला कोठी पहुंच गई। उसने करुणा के पैरों की अच्छी तरह से मालिश की, उसे नहला धुलाकर नाश्ता करवाया और दवा देकर दूसरे घर में आकर खाना बनाने में लग गई। भुवन आया तो, मंगला, पैक हो गया खाना? जी साहब, सब तैयार है। बाहर ड्राइवर खड़ा है, सारे पैकेट गाड़ी में रखवा देता हूँ। तुम बस्ती में जाकर भूखे लोगों को रोटी दे आओ। 2 दिन पहले तक मेरे पास अपने पेट भरने के लिए रोटी नहीं थी, आज मैं सबको रोटी बांटने जा रही हूँ। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। मंगला, मन दुखी मत करो, जाओ। मंगला ने बस्ती में पहुंचकर पैकेट सबको 1-1 रुपए में दे दिए। सबने इतना अच्छा खाना बड़े दिनों के बाद खाया। खाना कम पड़ गया। कल मैं फिर खाना लेकर आऊंगी। अब रोज का यही नियम बन गया। करुणा की अच्छी देखभाल से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। एक दिन, मालकिन, अब तो आप पहले से काफी ठीक हो गई हो। मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब आप मुझे घर भेज देंगी। मंगला, तूने जो इतना बड़ा काम शुरू किया है, उसे तो तुझे ही करना है। मैं ठीक हो जाऊंगी तो भी मैं तेरे साथ भूखों को रोटी खिलाने जाऊंगी। तू अब कहीं नहीं जाएगी। एक दिन अचानक भुवन ऑफिस से आया तो उसने देखा कि करुणा अपने आप चलकर ड्राइंग रूम में आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह करुणा, मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था, तुम तो ठीक हो गई। हाँ भुवन, ये सब भूखों को रोटी खिलाने का ही प्रताप है, वरना मैं तो कभी ठीक ही नहीं होती। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। धौलपुर गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। हमेशा वो गरीबों की मदद करता था। उसे पता चला कि गरीब लोग सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन सब गरीब लोगों के लिए खिचड़ी बनाया जाए। रघु ने ये सारी बात गांव के एक बुजुर्ग आदमी दीपा को बताया। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। रघु अपने घर आकर खिचड़ी की व्यवस्था में जुट जाता है। रघु खिचड़ी बनाकर तैयार कर देता है। खिचड़ी भी तैयार हो गई है। गांव वाले भी आ रहे हैं। जल्दी से सबको खिचड़ी खिलाकर इन सब की भूख मिटा देता हूँ। गांव वाले रघु के घर आते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी जो भूख है वो मिटने वाली है। खुश रहो रघु बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बस भगवान और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रघु भैया, आप हमारी बहुत मदद करते हैं। आज से हम आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, पहले बैठ के सब कोई खिचड़ी खा लो। सब बैठकर खिचड़ी खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रघु बहुत ही मशहूर हो जाता है कि गरीबों का वो मसीहा है। ये बात गांव के जमींदार गोपी को सब बर्दाश्त नहीं होती। तभी, रामू, आज इस रघु के कारण गांव में इतनी इज्जत कम हो गई है हमारी। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। रामू, आज रात तुम जाओ और खिचड़ी का गैस तोड़ दो। बहुत तेज बारिश होने लगती है। रघु सोच में पड़ जाता है। बारिश के कारण बहुत सारे लोग खाना नहीं बना पाएंगे। रघु खिचड़ी बनाकर गांव वालों की मदद करना चाहता था। तभी, राजू, कहाँ हो? यहाँ आना। जी रघु भैया, आपने मुझे बुलाया? राजू, बारिश के कारण लोग अपने घरों में खाना बनाकर खा नहीं पा रहे होंगे, तो तुम जाओ और पूरे गांव में बता दो कि कल हमारे यहाँ खिचड़ी बनेगी और सभी गांव वाले जो भूखे हैं वो आकर खा सकते हैं। राजू गांव वालों को बता देता है कि कल सबके लिए खिचड़ी रघु भैया के यहाँ बनेगी। ये सब सारी बात रामू सुन लेता है और भागते हुए जमींदार के पास जाता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हुआ रामू? रघु भैया कल पूरे गांव वालों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ करना होगा मालिक, नहीं तो रघु गरीबों का मसीहा बन जाएगा और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम अभी जाओ और जाकर खिचड़ी की गैस तोड़ दो। जब सारे गांव वाले उसके यहाँ खिचड़ी खाने आएंगे तो रघु को बेइज्जत करेंगे। रामू जमींदार गोपी की बात सुनकर रघु के यहाँ चुपके से जाता है। रामू चुपके से खिचड़ी के चूल्हे को तोड़ देता है। रघु खिचड़ी बनाने की व्यवस्था में जुट जाता है।
सबसे पहले वो चूल्हा देखने के लिए जाता है, लेकिन चूल्हा टूटा हुआ देख वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कल क्या होगा? चूल्हा तो टूटा हुआ है, मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा? राजू सभी गांव वालों को बताने के बाद वापस रघु के यहाँ आता है। रघु को एक कोने में बैठ देख राजू रघु के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर क्या बात हो गई। रघु भैया, क्या हो गया? आप इतने चिंता में क्यों हो? राजू, कल जिस चूल्हे में खिचड़ी पकने वाली थी, वो चूल्हा को किसी ने तोड़ दिया। अब कल खिचड़ी कैसे बनाएंगे? चूल्हा भी इतनी जल्दी नहीं सूखेगा बारिश के कारण। रघु भैया, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक गैस है जिस पर कल हम लोग खिचड़ी बना लेंगे। राजू भागते हुए अपने घर आता है और बेकार पड़े गैस को उठाकर रघु के यहाँ ले जाता है। उसके बाद उसी गैस में मिट्टी से अच्छी तरह लेप के बढ़िया सा खिचड़ी का गैस बना देता है। खिचड़ी का गैस तैयार था, बस अब सुबह होना बाकी था। राजू अंदर चला जाता है। तभी राजू को बिजली गिरने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, अब ये बिजली किसके ऊपर गिर गई? सुबह उठते ही राजू खिचड़ी की गैस देखने जाता है। राजू खिचड़ी की गैस को देखता है तो खिचड़ी की गैस बिल्कुल ठीक होती है। तभी राजू, सब ठीक है ना? हाँ रघु भैया, सब ठीक है, अब हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं। गांव वाले जमा होने लगते हैं। खिचड़ी अभी तक खिचड़ी की गैस में चढ़ी भी नहीं थी। लोग भूख से परेशान थे। रघु जल्दी से खिचड़ी की गैस में खिचड़ी चढ़ा देता है। दीपा चाचा, थोड़ा इंतजार करना होगा, खिचड़ी चढ़ गई है, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। रघु बेटा, गांव वाले बहुत भूखे हैं, थोड़ा जल्दी करो। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है। खिचड़ी बन चुकी थी। रघु खिचड़ी को देख चौंक जाता है। अभी तो खिचड़ी चढ़ाई थी, इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई, ये कैसा चमत्कार है? रघु ज्यादा सोचता नहीं है और खिचड़ी गांव वालों को खिलाने लगता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और खिचड़ी की मात्रा कम। ये देख रघु चिंता में पड़ जाता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और खिचड़ी की मात्रा कम। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है, लेकिन खिचड़ी अभी भी पूरा भरा हुआ था। ये देख रघु चौंक जाता है और ये कैसे हो सकता है? रघु ज्यादा नहीं सोचते हुए पूरे गांव वालों को खिचड़ी पेट भर के खिलाता है। उसके बाद रघु राजू के पास जाकर इस चमत्कार के बारे में बताता है। राजू, ये चमत्कार कैसे हुआ? रघु भैया, रात में खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी। खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि खिचड़ी की गैस जादुई हो गई है और वो अपना चमत्कार दिखा रही है। रघु भैया, तब तो कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। रघु राजू की मदद से सिर्फ अपने गांव के गरीब लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल गांव के गरीब लोगों का उस जादुई खिचड़ी के गैस में बने खिचड़ी से पेट भर के खाना देता है। आसपास के गांव वाले लोग रघु की बहुत इज्जत करने लगे। इस दिन एक किसान दौड़ते हुए रघु के पास आता है और रघु भैया, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, अब हम क्या करें? फसल को दोबारा कैसे उगाएं? आप यही रुकिए, हम आपको कुछ देते हैं, उसे आप अपने खेत में डाल देना, हो सकता है कि आपकी फसल वापस से फलने लगे। रघु अंदर जाता है और जादुई खिचड़ी की गैस में बने खिचड़ी को लाकर उस किसान को दे देता है। किसान खिचड़ी को ले जाकर अपने खेत के चारों तरफ डाल देता है। कुछ दिनों बाद फसल वापस फलने लगता है, जिससे किसान बहुत खुश हो जाता है। समय बीतता गया। सभी लोग रघु का बहुत इज्जत करने लगे, जिसे देखकर जमींदार गोपी को बहुत जलन होने लगी। उसे पता चल गया कि रघु ये सब सारा काम उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से कर रहा है। एक दिन जमींदार गोपी, रामू, उस जादुई खिचड़ी के गैस को अपने पास लाना होगा ताकि लोग उस रघु को छोड़कर हमारी इज्जत करने लगे। मालिक, तो क्यों ना हम इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुरा ले? बिल्कुल सही बोले। गोपी और रामू दोनों चुपके से जादुई खिचड़ी की गैस को चुराना चाहते हैं। जैसे ही रामू जादुई खिचड़ी की गैस को छूता है, उसे करंट लगने लगता है और गोपी रामू को चिपके देख उसे छुड़ाने की कोशिश करता है।
तो उसे भी करंट लगने लगता है। जादुई खिचड़ी की गैस गोपी और रामू को उछाल के दूर फेंक देती है। गोपी और रामू की आवाज सुनकर रघु बाहर आता है। कौन है वहाँ? रघु, हमें माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारे इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुराने आए थे, लेकिन हमें अब सबक मिल गया है। हाँ रघु भैया, हमें माफ कर दो। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पर नहीं आना। गोपी और रामू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रघु उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से ऐसे ही सबका पेट भरता रहा।